अच्छा बेटा, इसके बाद हम देख रहे हैं 32. An object is placed at 8 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. Concave mirror के सामने एक ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पे हमने प्लेस किया है. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 4 सेंटीमीटर. उसकी फोकल लेंथ जो है मिरर की, एफ जो है वो कितना दिया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर. देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड. इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी इसमें? तो भाई देखिए, कॉन्केव मिरर है ये, इसके ऊपर ये इसकी फोकल लेंथ है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 8, यानी कि सी के ऊपर रखा गया. तो आप जानते हैं सी पे रखा जाएगा तो सी पे ही इमेज बनेगी आपके पास. तो इमेज सी पे ही बनने, सेम साइज सेम नेचर, तो ये 8 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बन रही है. तो इसके लिए आपने सॉल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं. अब यहाँ पे देखें, इन द गिवन डायग्राम बताइए एंगल एक्स क्या कहलाएगा, जबकि यहाँ पे देखें ग्लास से एयर में जा रही है और रिफ्रैक्टेड बीम जो है वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो बताइए ये एंगल एक्स जो होता है वो सब कौन सा कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये क्रिटिकल एंगल का ऑप्शन इसमें नहीं था, तभी हमने इसे फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था. यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखना था हमने, तो इसका बी आंसर हो जाएगा. इन द डायग्राम डिफेक्ट एड्रेस करेक्शन इन द ह्यूमन आई शो इन द ऑप्टिकल मीडिया एक्स इज यूज. बताइए कौन सा मीडिया यूज हो रहा है, एक्स. तो ये कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा. तो ये आंसर है. द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस क्यों? तो अभी हमने देखा था कि ये जो टेलीस्कोप थी, ये इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसका काम क्या होता है कि रेज एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो, और कन्वर्ज होने के बाद कौन सी इमेज फॉर्म करें, एक रियल इमेज फॉर्म करें. तो यहाँ पे जो पर्पस ये पूछ रहे हैं वो पर्पस क्या होगा कि देखिए भाई, द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस क्या हो सकता है. कॉन्वेक्स लेंस का पर्पस है कि रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द, लाइट की रिफ्लेक्ट जो हो रही है फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्शन के लिए तो नहीं इस्तेमाल होना, लाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए भी नहीं इस्तेमाल होता, लाइट को डाइवर्ज, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये कन्वर्ज है ये, ठीक है. तो लाइट की कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर, ताकि हमारे पास इमेज जो है वो कौन सी फॉर्म हो, रियल फॉर्म हो. इन द गिवन डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन आई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से आने वाला ऑब्जेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इमेज सही फॉर्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, दूर की आंख कमजोर है मेरी, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस होगी, ठीक है. यानी कि दूर की, सॉरी, शॉर्ट साइटेडनेस होगी. अगर दूर की चीज़ साफ नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब क्या, करीब की साफ दिख रही होगी, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस. अब शॉर्ट साइटेडनेस के लिए क्या हुआ कि करीब की सही है, दूर की खराब है, तो लेंस जो होता है वो कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है शॉर्ट साइटेडनेस में. तो ये कॉन्केव लेंस आएगा, यूज़ करेंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये डी. इन द रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f. एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, 2f पे, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस. देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज. अब ये बताइए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करता हूँ तो इसकी इमेज भी किस पे बनेगी, 2f पे ही फॉर्म होगी. यहाँ पे उल्टी बन रही होगी इमेज. लेकिन अब आप ये देखिए कि सेम डिस्टेंस पे, अब ये कह रहा है कि अगर 2f पे रखा जाए देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस क्या होगा जो कि कहाँ से कहाँ तक का हो, इस इमेज का लेंस के साथ डिस्टेंस. तो बताइए 2f पे रखने का मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर में बन रही है, 20 में बन रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर. अच्छा, ये ऊपर चला गया, ये हम बाद में देखेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड थ्रू विच इट एनेबल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल साउंड एंड फेंट, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड की बात की जा रही है. तो बताइए वो कौन सा फैक्टर होता है, वो इंटेंसिटी होती है असल में, इंटेंसिटी या एनर्जी होती है, या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं आप इसे, या एनर्जी भी कह सकते हैं. तो बताइए अगर एनर्जी कम होगी तो साउंड फेंट होती चली जाएगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी. पिच नहीं हो सकता, क्वालिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमिन द पिच. तो पिच जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के थ्रू मालूम की जाती है, ये भी जानते हैं आप लोग. वॉर ऑन द अर्थ आर वेरी नॉइजी अफेयर बिटवीन अ वॉर इन अ स्पेस. अगर मैं वॉर इन स्पेस के रिलेटिवली देखूं तो वॉर इन एयर जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा. तो बताइए कि स्पेस के अंदर क्विट क्यों होती है वॉर, स्पेस इज़ वेरी, क्या बहुत दूर है इस वजह से, नहीं, ऐसा नहीं होता.
साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती ही नहीं, लिहाजा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकेगी। तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। बाकी ये दोनों भी क्या है आपके पास रॉन्ग है। साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव है, ये बीफ नहीं है भाई। दिस मीन्स दैट साउंड वेव अगर मैकेनिकल है तो साउंड वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू वैक्यूम कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कराती हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और ये बताइए पार्टिकल ऑफ द मीडियम मैकेनिकल वेव या साउंड स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव नहीं करती, तो ये भी गलत हो जाएगा। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव्स टू ट्रांसपोर्ट। बताइए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसको एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए, यकीनन विदाउट नहीं कर सकते। मीडियम के पार्टिकल पैरेलल मूव करते हैं टू एंड फ्रो, जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर सी होगा इसका। इसके बाद देखिए व्हेन द साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन रैंडम। बताइए जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक उनकी डायरेक्शन वाइब्रेशन, फिर ये वाला वाइब्रेट करेगा, फिर इसके बाद ये वाला तो बताइए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कोई रैंडम तो नहीं हुई ना, स्पेसिफिक हुई, रैंडम नहीं होती। डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है क्या उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये बात ठीक समझ में आती है। तो द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये सही है। परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, पैरेलल परपेंडिकुलर एक साथ नहीं लिखा जा सकता। अब ये क्या कह रहे हैं, द साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव बाय मीन मैकेनिकल वेव्स, दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू, किसके अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, तो वो वैक्यूम के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगी एनर्जी। बाकी लिक्विड प्लाज्मा चूंकि ये सारे मटेरियल है तो इसमें तो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन वैक्यूम में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये दिया हुआ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन लाउडनेस, बताइए एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस और विंड तो होता ही है। चौथा इसका एम्पलीट्यूड आंसर होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, इसकी इंटेंसिटी या एनर्जी भी हो सकती है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाउडनेस उतनी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स अपॉन, म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। ये वैसे ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसको अभी हम रहने देते हैं, फिर ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी ट्रांसफर मीटर पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी साउंड ऑफ एनर्जी मीटर पर सेकेंड जो ट्रांसमिट होती है ना यूनिट एरिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है। और फिजिकल क्वांटिटी हमने कौन सी देखी थी, इंटेंसिटी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि यूनिट एरिया के ऊपर जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है परपेंडिकुलरली, वो आपके पास क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड ऑफ द सेम वेव लेंथ, ये लेंगा नहीं है, ये वेव लेंथ है, ये ठीक है, वेव लेंथ है ये। अगर दो साउंड की वेवलेंथ भी सेम हो, उनकी पिच भी सेम हो, इसके बावजूद इनके डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट साउंड, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि द साउंड डिस्क्राइबिंग थ्रू द सॉलिड, एक ट्रेवल कर रही है सॉलिड के थ्रू, और उसकी स्पीड कितनी है 280 मीटर पर सेकेंड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो इतनी है। तो बताइए वी और एफ पता है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा पूछा जा रहा है। तो आपके पास क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला ये, तो इसमें लैम्डा निकालूंगा तो v अपॉन एफ आ जाएगा। अब वेलोसिटी कितनी है 2280, और डिवाइडेड बाय एफ कितना है 19, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120 मीटर्स, तो इसकी वेवलेंथ जो होगी वो 120 मीटर्स आएगी। आई स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ टैंक वाटर, एक पत्थर जो है वो पानी में जब फेंका जाता है तो यही बात है, पानी में जो वेव्स बनेंगी वो कौन सी वेव्स होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होगी, अप एंड डाउन मोशन होगी पार्टिकल्स, तो वेव्स ट्रांसफर्स कहलाएगी। इफ अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन 600 किलो हर्ट्ज के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, 600 किलो हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी है। 600 किलो का मतलब क्या हो गया, इंटू 10⁻³ और हर्ट्ज, अगर मैं इन दोनों जीरोस को भी इसके साथ मिला दूं तो ये जाएगा 6 × 10⁵ हर्ट्ज, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी बात क्या बता रहे हैं, जबकि इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये तो बताएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गई, वेलोसिटी। आपने क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, अभी बताया था मैंने। तो v 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁵, तो बताइए 8 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 × 3 3 × 6, हाफ आया, हाफ का मतलब क्या हुआ 0.5 × 10⁻3। अब ये 3 से यहाँ पे आएंगे तो 2 फिर 1 और फिर 0, तो ये 2 जीरोज आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 के बाद 2 जीरोज मीटर्स, तो ये 500 मीटर्स आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस, बताए कौन सी है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल मीडियम में प्रोड्यूस करेगी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो, वाइब्रेशन इन अ रोप, भाई ये तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करती है। टू एंड फ्रो मोशन,
यकीनन इन अ स्प्रिंग ये प्रोड्यूस कर सकती है। वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी वाइब्रेटरी मोशन में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करेगी, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा क्या है, टू एंड फ्रो। अब बताइए बॉब सिंपल पेंडुलम एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा इन द डायरेक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर। इफ द पेंडुलम मेक्स 22 कंप्लीट साइकिल्स, अगर एक पेंडुलम है और वो 22 चक्कर मुकम्मल कर रहा है 22 साइकिल्स, कितनी देर में, इन 11 सेकेंड्स। तो बताइए ये साइकिल्स हो गए और ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड, टाइम हो गया आपके पास। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो साइकिल्स अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड। तो साइकिल्स कितनी है 22 और टाइम कितना है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 हर्ट्ज। इसको मैं 2 हर्ट्ज भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ 2 साइकिल्स पर सेकेंड। इसके बाद इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 340, अगर साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, दोबारा से वही लिख लेंगे, f कितना है, v अपॉन एफ आएगा, ठीक है ना ये। तो वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, वेलोसिटी 340 है और डिवाइडेड बाय 200 है। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ इन मीटर्स आ जाएगी, और ये वेवलेंथ आएगी 1.7 मीटर्स आ जाएगी। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, अगर मैं किसी वेव की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, तो बताइए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड किसका बराबर होगा 1/f। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो 1/f जो है वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाने का मतलब क्या है कि चूंकि रेसिप्रोकल होते हैं, हाफ हो जाने का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है, सॉरी बिकम डबल नहीं हो सकता, डिक्रीज टू हाफ, ये सही है, ये हाफ है ये। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट्स द अप्रोप्रिएट चेंज इन द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वाटर वेव व्हेन दे पासेस फ्रॉम डीप। बताइए डीपर से शैलोअर अगर एक रीजन है, ये आपके पास कंटेनर था, कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे शैलोअर रीजन है, ये शैलोअर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रीजन क्या है, डीपर है। तो बताइए डीपर के अंदर वेव्स जो होंगी वो आराम से बनेगी, लेकिन शैलोअर में आके वेव्स जो होंगी कंप्रेस्ड हो जाएंगी। अब शैलोअर में जो कंप्रेस हो रही है इनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, तब होती है, मीडियम डेंसर हो जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी लगेगी, इसकी वेवलेंथ रिड्यूस कर जाएगी, और ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ के अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, स्पीड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि और सब में इंक्रीज और नो चेंज कह रहा है। अब नो चेंज अगर लिखा होता दोनों तरफ, तो ये फिर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो सकता था, क्योंकि डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ और स्पीड दोनों क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इफ द मैकेनिकल वेव्स स्ट्राइक ऑन एन ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल से टकराने का मतलब क्या है कि आप बात किसकी कर रही है, डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन में क्या चीज तब्दील होती है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन सिम्थ तब्दील होती है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा और किसी चीज में नहीं। तो डायफ्रैक्शन में बताइए डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज नहीं होंगी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 1। 6 इफ द मैकेनिकल वेव्स मूव फ्रॉम लाइटर टू डेंसर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, शैलोअर और डीपर रीजन की बात हो रही है। तो विच फैक्टर चेंज ड्यूरिंग, अब बताइए जब डायफ्रैक्शन होती है तो मैंने अभी फिगर बना के बताया था, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। रेड लाइट पानी के अंदर रेडी रहती है, तो नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो 1 और 2 का आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, 1 और 2। इन अ रिपल टैंक द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो रिपल टैंक के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर है। तो वेव जो होंगी वो कौन सी होंगी, ट्रांसफर्स कहलाएंगी। द रिपल स्लोज डाउन, रिपल्स यानी कि जो वेव्स बन रही हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, जब वो शैलोअर रीजन में जाती हैं तो हल्की हो जाती हैं, बिकॉज डिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, वाटर वेव का जो रिफ्रैक्शन होता है उस फेनोमेना के थ्रू ये क्या कर जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। वेवलेंथ देखिए, इनकी वेवलेंथ भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई, और इनकी स्पीड जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नंबर 3 देखें, इन द गिवन फिगर, देखिए एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस आएगा आपका, एक मिनट इसको जरा हम उठा के यहाँ रख लें ताकि हम इसे पढ़ सकें। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये आपके पास वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एक तरफ से दूसरे तरफ का भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा, या एक सिंगल वेव का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। तो ये जो है ये वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहलाता है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेंडुलम हैज द लीस्ट, कौन सा ऐसा है इसका टाइम पीरियड, देखिए लीस्ट टाइम पीरियड उसका होगा जिसकी लेंथ क्या हो, लेंथ जिसकी मिनिमम हो, कम से कम हो। तो लेंथ मिनिमम अगर इन चारों को कंपेयर करें तो मुझे सी की लेंथ जो है वो सबसे कम दिखाई दे रही है, ठीक है, या सी की भी नहीं, मुझे ए की सबसे कम नजर आ रही है। तो जिसकी कम होगी वो आपके पास, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी, मूवमेंट की स्पीड वो बहुत ज़्यादा होगी, और ये इसकी स्पीड हाई होगी, बहुत तेज तेज मूव कर रहा होगा। और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो स्लो मूव कर रहा होगा, बहुत आहिस्ता मूव करेगा। और अब ये लास्ट एमसीक्यू है। इन द गिवन फिगर 3 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बताइए फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता है लेकिन वेव लेंथ नहीं पता। वेव लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है इस फिगर से। तो बताइए ये वेव्स बन रही हैं, 1 2 3 4 4 वेव्स हैं। एक वेव के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा कहलाएगा, जो मुझे मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है। तो एक के दरमियान क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। जब आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लैम्डा। अब इस 25 को, यानी कि 3 से 25 को हम यहाँ पे 25 ही आएगा, 15 आएगा सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और 15 3 सा ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव विच इज ट्रेवलिंग इनसाइड दैट मीडियम। तो इसको यहीं तक रखते हैं।